मैं सचिन कुमार शर्मा बीजिंग इंडिया एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए हेलो स्टूडेंट्स, मैं सब सचिन शर्मा और ये सीरीज चल रही थी 12th हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी की और मैं आपको चैप्टर नंबर 4 सारणी की स्टार्ट कराई थी और इसमें मैंने आपको पहली एक्सरसाइज 4.1 भी सॉल्व करा दी थी। और आज हम पढ़ेंगे सारणी के गुणधर्म यानी सारणी की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। सारणी का हमने पढ़ चुके हैं कि सारणी क्या होता है, एक वर्ग आव्यूह होता है जिसको हम विस्तार कर सकते हैं, जिसमें मैंने 1/1, 2/2, 3/3 के आव्यूह का विस्तार यानी सारणी का विस्तार पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे सारणी की प्रॉपर्टीज़। तो देखिए सारणी की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ में मैंने लिखा है, देखेंगे आप ध्यान से, किसी सारणी का मान इसकी पंक्ति और स्तंभों को परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। यानी किसी भी आव्यूह की अगर हम स्तंभ को पंक्ति, पंक्ति को स्तंभ बना दें, यानी कहने का मतलब हम उसका परिवर्त ले लें, तो उस सारणी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी उसका मान वही रहता है जो होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक आव्यूह सारणी लिखा है 3, 2, 3, 5 और 6। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6 × 3 आपका 18, 18 और 5 दूनी 10, यानी 18 माइनस के 10 यानी 8 होगा। अगर हम इसका परिवर्त ले लेते हैं तो देखिए परिवर्त लेने पर क्या होगा, परिवर्त लेने पर जो आपका पंक्ति है वो स्तंभ में बदल जाएगा और जो स्तंभ है वो पंक्ति में बदल जाएगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसके पंक्ति और स्तंभ को चेंज कर दिया है, फिर हमने इसकी गुणा कराई है तो यहाँ पर फिर से 8 ही मिला है आपको। इसका मतलब पंक्ति और स्तंभ को आपस में परिवर्तित करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको ऑपरेशन को हम कुछ इस तरीके से भी याद रखेंगे, CI इंटरचेंज RI, यानी कॉलम को स्तंभ में और कॉलम को पंक्ति में, स्तंभ को पंक्ति में और पंक्ति को स्तंभ में परिवर्तित करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर दिखाया गया है डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट्स ऑफ ए डैश, यानी ए डैश मतलब परिवर्त और डिटरमिनेंट्स मतलब हमारा मॉड। तो डिटरमिनेंट जो होता है ए का वो उसके डैश के डिटरमिनेंट्स के बराबर ही होता है। प्रॉपर्टीज नंबर 2, यदि किसी सारणी के दो पंक्ति या स्तंभ परस्पर परिवर्तित करने पर सारणी का मान परिवर्तित रहता है लेकिन ऋण चिन्ह आ जाता है। यानी कहने का मतलब जैसे कि अभी हमने ऊपर लिखा था एक सारणिक, और सारणिक में अगर मैं केवल पंक्ति और स्तंभ को आपस में बदल देता हूँ, देखिए किस तरीके से। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सारणिक लिया है ABC, PQR और MNO, ये आपकी 3 पंक्तियाँ हैं। अगर इस पंक्ति में मैं क्या करता हूँ, अगर पहली और तीसरी पंक्ति को आपस में बदल देता हूँ, यानी पहली पंक्ति को तीसरी की जगह लिख देता हूँ और तीसरी पंक्ति को पहली की जगह लिख देता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमें एक सारणिक प्राप्त होगा जैसे कि नीचे लिखा है। तो आप देखेंगे इसमें MNO, PQR और ABC लिखा है, अब ये -a के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर पंक्ति को आपस में बदलने की बजाय हम स्तंभ को भी अगर आपस में बदल देते हैं तब भी इसके मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम इसके आगे ऋण चिन्ह लगा देंगे यानी माइनस लगा देंगे, ठीक है। यानी हम स्तंभ को भी आपस में बदल सकते हैं जिस तरीके से पंक्ति को बदला है। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टीज नंबर 2। प्रॉपर्टीज नंबर 2 के बाद हम चलते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 3 पर। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, देखेंगे, यदि किसी सारणी की दो पंक्ति स्तंभ समान हो तो उसका मान 0 हो जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक सारणिक बनाया मैंने, उस सारणिक में आप देखेंगे ABC मैंने 2 बार लिखा है। पहली पंक्ति में ABC है, दूसरी पंक्ति में ABC है, तो इसका मतलब पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति का क्या है, सर्वसम है यानी समान है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सारणी का जो मान होगा यानी मॉड होगा वो आपका 0 होगा, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4 में लिखा है, यदि सारणी के किसी भी एक पंक्ति स्तंभ में से k से गुणा कर दी जाए तो सारणी में भी उसी k से गुणा हो जाती है। अगर हमारे पास कोई सारणिक लिखा है और उसमें हम k से गुणा या भाग कराना चाहते हैं तो k की गुणा उस सारणिक में कराने की बजाय हम उस k को हम इस तरीके से भी दिखाएंगे k × a, और k की जो गुणा होगी वो किसी एक स्तंभ में होगी सभी एलिमेंट्स में, या फिर किसी एक पंक्ति में होगी, वो सभी अवयव में नहीं होगी। ऐसा आव्यूह में होता है कि किसी भी अचर से गुणा कराने पर सभी एलिमेंट्स में गुणा होती है, ऐसा आव्यूह में होता है, लेकिन सारणिक में किसी भी एक पंक्ति या स्तंभ में ही गुणा होती है। इसी तरीके से अगर हम गुणा करते हैं तो कॉमन भी ले सकते हैं किसी भी एक पंक्ति या स्तंभ से, ठीक है। अब हम चलते हैं, यदि किसी पंक्ति में कुछ अदिश राशि उभयनिष्ठ हो तो उसे बाहर लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब जिस तरीके से गुणा कर सकते हैं वैसे ही हम कॉमन ले सकते हैं। आप देख रहे हैं कि जो पहली पंक्ति आपको दिखाई दे रही है, पहली पंक्ति में आपको 6 से 10 दिखाई दे रहा है, ये सब 2 से डिवाइड होने वाली संख्या है, इसलिए हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे और वो आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। और फिर से हम 2 की गुणा भी कर सकते हैं किसी भी पंक्ति या स्तंभ में। उसके बाद है हमारा प्रॉपर्टी नंबर 5, और प्रॉपर्टी नंबर 5 में मैंने लिखा है, यदि एक सारणिक को एक पंक्ति या स्तंभ के साथ कुछ
सभी अवयव दो या दो से अधिक के योगफल के रूप में व्यक्त हों तो उन सारणी को हम दो सारणी के योगफल के रूप में भी लिख सकते हैं। यानी अगर किसी सारणी में किसी पंक्ति स्तंभ को आप ध्यान से देखें और वो दो संख्याओं का अलग अलग योगफल के रूप में दे रखा है, जैसे कि आप यहाँ देखें a1 लैम्डा 1, a2 लैम्डा 2, a3 लैम्डा 3, और यहाँ पर दूसरी और तीसरी पंक्ति को मैंने ये दो बार रिपीट किया है, जबकि पहली पंक्ति में दो दो पदों का योगफल है, तो पहले पद को मैंने एक सारणी में लिखा, दूसरे पद को मैंने दूसरी सारणी में लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी सारणी को एक सारणी को दो सारणी के योगफल के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर P6। यदि किसी सारणी की पंक्ति या स्तंभ में किसी भी राशि से गुणा करके संगत यानी पंक्ति में जोड़ दिया जाए या फिर घटा दिया जाए तो सारणी अपरिवर्तित रहता है। यानी यहाँ पर मैंने एक सारणी लिखी है ABC, PQR और MNO। तो यहाँ पर मैंने एक ऑपरेशन दिखाया R1 = R1 + K इंटू R2। इसका मतलब हमने पंक्ति नंबर 2 में K से गुणा करी है, पंक्ति नंबर 2 में मैंने K से गुणा करी है, और जैसे कि यहाँ पर PQR दिखाई दे रहे हैं, इसमें मैंने K से गुणा कर दिया और इसे फिर पंक्ति R1 में जोड़ दिया है। तो देखिए मैंने फिर इसे R1 की जगह ही लिखा है। तो ये जो आपका ऑपरेशन होता है, इस तरीके से हम दिखा सकते हैं कि R1 की जगह आपको क्या लिखना है। R1 की जगह हमें R1 + K इंटू R2 लिखना है और संगत एलिमेंट को ही आपको इसकी जगह इंटरचेंज करना होता है। यही ऑपरेशन हम कॉलम में भी लगा सकते हैं, जैसे कि आपको नीचे दिख रहा है। ठीक है, तो ये थी आपकी प्रॉपर्टीज़ 1 2 3 4 5 6 प्रॉपर्टीज़ हैं, और इनके बेस पर आप एक्सरसाइज नंबर 4.2 भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहुंचते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.2। 4.2 में आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक लिखा हुआ है कि बिना विस्तार किए सारणी के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्नों को सिद्ध कीजिए। यानी हमें करना क्या है, विदाउट एक्सपेंशन इसको प्रूफ करना है कि 0 का इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज़, यानी इसकी जो गुणधर्म थे उनके अकॉर्डिंग हम जो भी नियम जानते हैं कि किसी भी सारणी का मान 0 कब होता है, जब उसकी 2 रो या कॉलम इक्वल होते हैं, यानी सर्वसम होते हैं। दो पंक्ति या दो स्तंभ अगर सर्वसम हो जाते हैं तो उसकी सारणी का मान क्या होता है, हमारा 0 हो जाता है। तो उस नियम को हम ध्यान रखते हुए कि कब कब सारणी का मान 0 होता है, डिटरमिनेंट्स का मान 0 होता है, उस नियम को हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम जानते हैं या तो तीनों एलिमेंट 0 हो जाएं किसी भी पंक्ति या स्तंभ के, तो सारणी का मान 0 हो जाता है, या फिर कोई भी दो पंक्ति या स्तंभ आपस में सर्वसम हो जाते हैं, तब उस सारणी का मान भी 0 हो जाता है। तो किसी भी सारणी का मान 0 कब होता है, जब आपके किसी भी सारणी में किसी एक पंक्ति में तीनों एलिमेंट 0 0 हो जाएं, या फिर आपकी दो पंक्ति या दो स्तंभ आपके सर्वसम हो जाएं एक जैसे। तो इन दो कंडीशन में क्या होता है, सारणी का मान 0 हो जाता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या लिखा है, x + a y b y + b z c z + c। आप देख रहे हैं कि इसमें लास्ट वाले में क्या लिखा है, x + a y + b और z + c। अगर हम इसी तरीके से फर्स्ट और सेकंड में किसी में भी z + a x + c इस तरीके से हम कॉलम बना दें तो बिल्कुल से सर्वसम आपका सेकंड और फर्स्ट को ऐड करने पर ये थर्ड वाली की तरह मैच हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे एक ऑपरेशन जो लगाएंगे हम किस तरीके से लगाएंगे, आप देख रहे हैं कि स्तंभ के अकॉर्डिंग, यानी हम इस पहले वाले स्तंभ को दूसरे स्तंभ में अगर हम जोड़ देते हैं तो ये तीसरे वाले स्तंभ की तरह मैच हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑपरेशन लगा सकते हैं C1 = यानी पहले स्तंभ की जगह आपको लिखना है C1 + C2। ठीक है, तो इसका मतलब C1 और C2 दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा x + a y + b और z + c, और इसे हम C1 की जगह ही लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपका तीनों ही एलिमेंट आपके सेम हो जाएंगे और यहाँ आपका x + a हो जाएगा। लेकिन इन्होंने यहाँ पर एक अल्टरनेटिव फॉर्म लगाई है कि 3 में से a1 को माइनस कर दिया है। अगर हम थर्ड वाले में से 1 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, आप देखें ध्यान से, तो थर्ड वाले हमारे पास x + a लिखा है। अगर इसमें से इससे माइनस कर देता हूँ, x यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से y माइनस हो जाएगा, यहाँ से आपका z माइनस हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पर सारणी मिलेगी, जिसमें आप देखें तो दूसरा और तीसरा कॉलम क्या है, सर्वसम है। जब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो स्तंभ आपके सर्वसम हो जाएंगे तो फिर सारणी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या देखने को मिलता है, एक सीक्वेंस आपको देखने को मिलता है कि a - b b - c और c - a की फॉर्म यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर हम तीनों स्तंभ को आपस में जोड़ देते हैं तो आपको दिखेगा कि जितने प्लस में उतने ही माइनस में, यानी a + b b - c c - a। अगर इन तीनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, 0। इसी तरीके से इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, इन तीनों को ऐड कर देंगे ये भी 0 हो जाएगा। यानी आपको यहाँ पे ऑपरेशन लगाना है C1 = C1 + C2 और प्लस C3, यानी तीनों स्तंभों को जोड़ के आप पहले वाले स्तंभ की जगह लिखेंगे तो आपका 0 0 बन जाएगा। ठीक है, तो सभी मान के हो जाएंगे आपके पहले स्तंभ में आपके 0 0 हो जाएंगे। और पहले स्तंभ में 0 0 होने की वजह से हम जानते हैं किसी भी स्तंभ या पंक्ति के तीनों अगर एलिमेंट आपके 0 0 हो जाते हैं तो सारणी का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो इस सारणी का मान क्या हो जाएगा, 0। इसे कहते हैं बिना विस्तार किए किसी भी सारणी का मान ज्ञात करना या फिर सिद्ध करना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखें तो इसमें भी आपको जीरो प्रूफ करना है। तो जीरो प्रूफ करने के लिए देखिए इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर दिख रहा है कि C3 जो हमारा तीसरा कॉलम है सबसे बड़ी वैल्यू दे रखी है 65, 75 और 86। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, एक ऑपरेशन लगाया है। देखिए C3 में से 9C2 माइनस कर दिया, यानी C2 यानी दूसरे कॉलम का आप दोगुना करेंगे 9 गुना और इसे C3 में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू मैच होगी वो आपकी पहले वाले स्तंभ की तरह मैच हो जाएगी, यानी आप इस सेकंड वाले कॉलम में 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे और इसे इन वैल्यू में से माइनस कर देंगे जो यहाँ पर आपको दिखाई गई है। तो आप देखेंगे कि पहली और तीसरा स्तंभ जो है एक जैसा हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है, आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, स्टॉप करके आप इसको समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ऑपरेशन लगाए गए हैं कि C3 को जगह हमने C3 + C2 किया गया है, यानी C3 को C2 में जोड़ दिया गया है। फिर उसके बाद तीनों ही एलिमेंट एक जैसे हो गए हैं, AB + BC + CA, AB + BC + CA, AB + BC + CA। फिर इसको हमने कॉमन ले लिया है। कॉमन लेने पर वहाँ पर 1 1 1 1 आ जाएगा और अंदर दो आपकी कॉलम सर्वसम हो जाएंगे, पहला और तीसरा, जिसकी वजह से इस सारणी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप पॉज करके यानी स्टॉप करके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक सारणी दे रखी है जिसमें प्रत्येक स्तंभ में 2 2 एलिमेंट दे रखे हैं और उसके राइट में आपका एक एक एलिमेंट दे रखा है जिसका दुगना दे रखा है। तो देखेंगे यहाँ पर नीचे इन्होंने क्या क्या है, पंक्ति और स्तंभ को आपस में परिवर्तित करने पर सबसे पहले पंक्ति और स्तंभ को आपस में परिवर्तित करके इन्होंने क्या ले लिया, इसका ट्रांसपोज ले लिया, यानी परिवर्तन ले लिया है। उसके बाद इन्होंने C3 में से C1 और C2 दोनों को प्लस करके माइनस कर दिया है। तो कुछ इस तरीके की सारणी हमारे पास मैच हो जाएगी। अगर हम C3 यानी तीसरे स्तंभ में से पहले और दूसरे को माइनस कर दें, यानी पहले और दूसरे में से हम इसको भी माइनस कर दें, इसको भी माइनस कर दें, कुछ इस तरीके की वैल्यू हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, तीसरे वाले स्तंभ में से हम 2 कॉमन ले लेंगे, वो भी माइनस के साथ, तो -2 बाहर आ जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे इन्होंने C1 में से C3 को माइनस किया है और C2 में से भी C3 को माइनस कर दिया है, यानी 2 ऑपरेशन एक साथ लगाएं, 1 में से 3 और 2 में से 3 को माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमें C2 की जगह और C1 की जगह लिखनी है, जिसकी वजह से देखेंगे आप यहाँ पर ABC, PQR और XYZ मिल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों स्तंभों को आपस में परिवर्तित कर देंगे, जिसकी वजह से एक माइनस हमें मिलता है और माइनस की वजह से ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका दायां पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 6 है उसको भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको देख रहा है कि हमें 0 लाना है, तो 0 लाने का मतलब क्या, हमें इसको किसी भी पंक्ति स्तंभ को सर्वसम करना है या फिर 0 0 करना है। तो मैंने यहाँ पर इसका सॉल्यूशन दिखाया है, आप इसको पॉज करके समझ सकते हैं। कहीं पर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या लिखा है, 4a² b² c²। अगर आप ध्यान से देखें तो पहली वाली पंक्ति में a कॉमन आ रहा है, दूसरी वाली पंक्ति में से b कॉमन आ रहा है, तीसरी वाली पंक्ति में से c कॉमन आ रहा है, तो मैंने ABC कॉमन ले लिया है। उसके बाद फिर देखें तो आप फिर पहले वाले स्तंभ में a कॉमन आ रहा है, फिर दूसरे वाले स्तंभ में b कॉमन आ रहा है और तीसरे वाले स्तंभ में आपका c कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले हम पंक्ति वाइज ABC कॉमन लेंगे, फिर हम स्तंभ वाइज ABC कॉमन लेंगे, जिससे आपकी a² b² c² तो वैल्यू बन जाएगी। उसके बाद हम इसका विस्तार कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको कंप्लीट वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आसान क्वेश्चन है, दिखने में आपको टफ लग रहा है, आप इसको समझेंगे, ध्यान से देख लेंगे और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसको पूछेंगे। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन भी इसी टाइप के हैं। ठीक है, जिसमें मैं आपको सॉल्यूशन इसको सेंड कर दूंगा क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन आप देख लेंगे, समझ लेंगे और इसकी कैलकुलेशन को, और फिर रिमेनिंग क्वेश्चन जो भी बचेंगे उनको आप देखेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगले वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मैं सचिन कुमार शर्मा विजन इंडिया अकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।